देवर भाभी की शादी। रमाकांत और सावित्री जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था सुदीप और छोटे बेटे का नाम था अंशुल। सुदीप की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम था अनन्या। अंशुल दूसरे शहर में रहकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। कुछ दिनों के लिए अंशुल जब अपने घर आया हुआ था। बहुत दिनों के बाद आए हो बेटा, जल्दी जल्दी छुट्टियां ले लिया करो। अरे पापा, अभी 6 महीने पहले ही तो भाई की शादी में आया था। उसके बाद तो कंपनी वालों ने छुट्टी ही नहीं दी। हाँ, बात तो तेरी सही है। मेरी शादी के बाद तो तू अब घर आया है। लेकिन भाई, आपकी शादी को भी तो सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। लगता है अब तुम्हारी भी शादी जल्दी करनी पड़ेगी। तुम भी तो सुदीप से सिर्फ 1 साल छोटे हो। जल्दी से तुम्हारे भी हाथ पीले कर देते हैं। अरे कैसी बात करती है मम्मी, अभी मुझे कुछ दिन नौकरी तो करने दो। देवर जी, आपकी भी शादी हो जाएगी तो मेरा मन लग जाएगा। देवरानी आ जाएगी घर में। अनन्या, देवरानी आ भी जाएगी तो कौन सा यहाँ रहेगी, वो तो इसके साथ नौकरी पर जाएगी। हाँ मम्मी जी, वैसे बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और फिर कुछ महीनों के बाद ऑफिस से लौटते वक्त सुदीप का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। ये क्या दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवान बेटे की मौत हो गई। क्या करेंगे अब हम लोग। शादी को सिर्फ 8 महीने हुए हैं। उसकी पत्नी ने अभी तो अपना जीवन जीना शुरू भी नहीं किया। मम्मी जी, पापा जी, मेरा क्या होगा। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सुदीप मुझे इतना जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। अरे बहू, सोचा तो किसी ने भी नहीं था। हम तुम्हारा दुख समझते हैं बेटा, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। कितना अच्छा बेटा था मेरा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो वो मुझे ऐसे छोड़कर चला गया। जब आखिरी बार भाई से मिला था तो सोचा भी नहीं था कि ये मेरी उनसे आखिरी मुलाकात होगी। इतने खुश थे भैया, मेरी शादी की बातें कर रहे थे। पूरा परिवार कुछ दिन इसी तरह दुखी रहता है। वक्त बीतता जाता है। सावित्री और रमाकांत जी महसूस करते हैं कि अनन्या काफी अकेली और दुखी रहने लगी थी। सावित्री, हमारी बहू की अभी उम्र ही क्या है, सिर्फ 25 साल, और उसके चेहरे की उदासी देखो। उसे इस तरह देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कहते हैं। अनन्या बहुत रोती है और उसका अकेलापन मुझसे भी नहीं देखा जाता। एक बात कहूं सावित्री, क्या हमें अपनी बहू की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए? अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे कि हम अपनी विधवा बहू की शादी करवा रहे हैं। अरे लेकिन उसकी उम्र तो देखो, सिर्फ 25 साल की है। पूरी जिंदगी कैसे कटेगी सावित्री, कैसे रहेगी वो? मैं सब समझती हूँ जी, लेकिन पहले हमें खुद अनन्या से बात करनी होगी कि वो इस बात के लिए तैयार है या नहीं। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हमें अंशुल से भी इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। उसका क्या ख्याल है, जरा पता तो करें। सावित्री और रमाकांत अंशुल को अपने पास बुलाते हैं। अंशुल बेटा, तुम तो जानते हो सुदीप के जाने के बाद अनन्या की कैसी हालत हो गई है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? पापा, मुझे लगता है हमें भाभी की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। जब अंशुल भी कह रहा है तो ठीक है, हम अनन्या की शादी करवा देते हैं। वो खुश रहेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। रमाकांत और सावित्री अनन्या के लिए लड़का ढूंढते हैं, लेकिन अनन्या के विधवा होने की वजह से कभी उन्हें बहुत ज्यादा उम्र का लड़का मिलता तो कभी कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। इस बात से रमाकांत और सावित्री अच्छे खासे परेशान हो जाते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप मेरे लिए बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। मैं बिना किसी शिकायत के अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल लूंगी। कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं बेटा, हम तुम्हें इतना दुखी नहीं देख सकते। हमारा बेटा तो चला गया और अब तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे ही खराब हो गई तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। देखो अनन्या, तुम कहने को हमारी बहू हो, लेकिन इस घर की सदस्य हो और इस नाते तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मम्मी जी, पापा जी,
आप मेरे लिए इतना सोचते हैं ये कम है क्या? और सच बताऊं, मैं पूरी जिंदगी आप लोगों के पास ही रहना चाहती हूँ। वैसे भी आप जानते हैं मेरे माँ बाप इस दुनिया में है नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? बेटा, इसीलिए तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहते थे। हम चाहते थे कि तुम्हारा घर बस जाए और तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो। लेकिन आपने देखा ना पापा जी, कितनी कोशिश भी की मेरी शादी करवाने की। एक बार विधवा हो जाने के बाद कोई भी अच्छा लड़का एक लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे बेटा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। नहीं पापा जी, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता। आप हमारे समाज को जानते हैं, एक लड़की के विधवा हो जाने पर उससे दोबारा शादी करने को कोई तैयार नहीं होता। मैं जानती हूँ लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं। रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बात करते हुए सुना है मैंने। सब कहते हैं कि 1 साल के अंदर ही मैं अपने पति को खा गई। मेरे आते ही आपके बेटे और मेरे पति की मौत हो गई। नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं कहते। भैया की मौत में आपका कोई हाथ नहीं, ये तो सब भगवान की मर्जी है। अरे वो पति थे आपके, भला आप उनके साथ कुछ भी गलत कैसे कर सकती है? अंशुल ठीक कह रहा है बेटा, हमने अपना बेटा खोया है। हमें कितनी तकलीफ है हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन उसकी मौत के लिए तुम्हें भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मम्मी जी, आप नहीं कहते ये मैं जानती हूँ, लेकिन सारी दुनिया तो यही कहती है। ऐसे में कौन करेगा मुझसे शादी? कोई नहीं करेगा मम्मी जी, सारी दुनिया मुझे मनहूस समझती है। मैं करूँगा आपसे शादी। मैं आपको हमेशा इसी घर में रखूँगा। आप इस घर में रहना चाहती है ना, मम्मी पापा के साथ, हमारे साथ? ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगा भाभी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो अंशुल? तुम अपने बड़े भाई की विधवा के साथ शादी करोगे? बेटा, तुमने ये फैसला सोच समझ कर तो लिया है ना? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अपने बेटे को रोकने की बजाय उससे पूछ रहे हैं कि फैसला सोच समझ कर लिया है। लेकिन मम्मी, आपको इस बात से क्या एतराज है? देवर जी, मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी खराब करने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानता हूँ आप मेरी भाभी हैं और एक पत्नी का रिश्ता मेरे साथ शुरू करने में आपको बहुत मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारे बड़े भाई की मौत हो गई है और ये उसकी पत्नी है। उसके साथ शादी करके तुम चाहते हो कि घर में फिर से कुछ गलत हो जाए? देखा मम्मी, सारी दुनिया गलत तो नहीं कहती। जब हमारी खुद की सोच ही ऐसी है तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे? सावित्री, अंशुल ठीक ही तो कह रहा है। हमें अनन्या जैसी बहू कहाँ मिलेगी? वो हमें समझती है, हम उसे समझते हैं। हमेशा हमारे साथ रहेगी अंशुल की पत्नी बनकर। मम्मी जी, आप परेशान मत हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको दुख हो। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने ही कुछ गलत बोल दिया। अंशुल ठीक कह रहा है, तुम हमारे घर में बहू बनकर आई थी और अब हमेशा के लिए बहू बनकर ही रहोगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? देखिए भाभी, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लीजिए। हमारा रिश्ता थोड़ा अलग है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमाकांत और सावित्री जी अंशुल और अनन्या की शादी करवा देते हैं और इस तरह से एक देवर अपनी भाभी से शादी करके कम उम्र में विधवा हुई अपनी भाभी की जिंदगी को फिर से खुशियों से भर देता है। की जिठानी शांति अपने 2 बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी, लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते हुए कहती है, अरे आती हूँ, कौन है? सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए आइए जेठ जी। कैसी हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया, राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति, ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है,
अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में सोहन आवाज लगाता है। अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा, अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी? घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गांव में रहती है, लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पर तो हम आके मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है, और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है, छोटी बहू, ओ छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तू कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है, कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जिठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहाँ बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ? तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़, जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाती हुए कहती है, अनपढ़ कहीं की। तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जिठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मंजरी, तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी उसे कुछ बोलती हूँ वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू, तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है।
वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है। और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है, ये तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती हैं। आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई। पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो? खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाहवाही पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी, ऐसा खाना खिलाऊंगी कि... इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी। ए ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीज़ें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है। ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू 7वें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया? सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटी तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो? खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है, वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी। ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, ये मेरी गलती नहीं है। इंटरनेट पर दिखाया था कि 4 चम्मच नमक और मिर्च डालने हैं। अब मंजरी को भी मौका मिल गया और उसने तनुजा पर तंज कसा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हर जगह अपनी पढ़ाई दिखाती हो, दूसरों का मजाक उड़ाती हो। अब पता चला ना, हर चीज़ में पढ़ाई काम नहीं आती। और तुम तो शहर में रही हो, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए ना। बेटा, अगर तूने ठीक से सब सीखा होता तो आज तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बात शहर या गांव की नहीं होती। मंजरी गांव से आई है, लेकिन उसे घर का काम करना और खाना बनाना सब अच्छी तरह से आता है। तुम शहर में रही हो, तुमने ये सब क्यों नहीं सीखा? छोटी बहू सर नीचा कर सबसे माफ़ी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, पर आपने मुझे हमेशा ही माफ़ किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करने लगी और एक दूसरे को अपने गुण बांटने लगी। मंजरी ने अपनी देवरानी को खाना बनाना और घर का काम करना सिखाया, वहीं तनुजा ने भी अपनी जेठानी को पढ़ना लिखना सिखाया।
शांति और सोहन ऐसी बहुएं पाकर बहुत खुश थे।